Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is interest on debenture and writing of discount और loss on issue of debenture. तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं कि जब आप डिबेंचर इशू करते हैं तो विदाउट इंटरेस्ट रेट डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। तो जो इंटरेस्ट आपको डिबेंचर होल्डर को पे करना होता है तो उसकी एंट्रीज कैसे की जाती हैं, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वो एक सम के थ्रू हम देखते हैं। सम नंबर है इलस्ट्रेशन 29। ऑन 1 अप्रैल 2015 जेके लिमिटेड इशू 8,009% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच। कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो 8,000 डिबेंचर इशू किए हैं 9% डिबेंचर। ये 9% जो है ये क्या है? इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट है डिबेंचर की। अब 8,000 डिबेंचर इशू करे, 1,000 का एक है, तो टोटल जो डिबेंचर हो गए वो आपके पास हो गए 80 लाख रुपीज़ के। तो 80 लाख पे जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कितना बन जाएगा? 9% के अकॉर्डिंग 7,20,000। तो इतना इंटरेस्ट आप डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। लेकिन आगे जो पॉइंट दिया हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2015 जेके लिमिटेड इशूज 8,009% डिबेंचर ऑफ 1,000 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ये हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके थे। जो 80 लाख के डिबेंचर आपने इशू किए हैं वो आपने क्या किए हैं? डिस्काउंट पे इशू किए हैं, लेकिन रिडीम किस पे करने हैं? प्रीमियम पे। तो 6% डिस्काउंट है एंड 5% प्रीमियम है। तो ये डिस्काउंट और ये प्रीमियम। अब 6% अमाउंट कितना आ जाएगा? 4,80,000 जो आपका डिस्काउंट का अमाउंट आएगा, और प्रीमियम का जो अमाउंट है वो बन जाएगा आपके पास 4 लाख। 80 लाख का 5%। ये दोनों आपके लिए क्या है? लॉस। ये हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। जब डिबेंचर इश्यू किए जाते हैं डिस्काउंट लेकिन रिडीम किए जाते हैं एट पार, तो वो टोटल अमाउंट हो जाता है लॉस का। तो ये अलग अलग रेट दी हुई है, ध्यान रखना। ये है इंटरेस्ट की रेट, ये डिस्काउंट एंड ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। And after then, interest on 9% debenture is payable on 30th September and 31st March every year, and the rate of tax deducted at source is 10%. Pass necessary journal entry for the year ending 31st March 2016. तो पहले हम इशू की एंट्री करते हैं, आफ्टर देन इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। अब इशू की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब कितना अमाउंट आप रिसीव करेंगे? रिसीव करेंगे 80 लाख। जो अमाउंट आना चाहिए था उसमें से 6% कट करके रिसीव करेंगे। 6% कट करेंगे 4,80,000, तो आपके पास आएगा 75,20,000। तो ये आपका क्या हो गया? एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हो गया। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब देखो जो नॉर्मल एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, लेकिन यहाँ हमें लॉस हो गया था, तो वो लॉस आप क्या कर देंगे? डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना? टोटल 8,80,000, और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आएगा 75,20,000। टू डिबेंचर, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी? 8,000 इंटू 1,000 80 लाख, और 4 लाख हमारे पास क्या था? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। वो ये अमाउंट था। तो जो 5% आपका प्रीमियम था वो आप यहाँ लिख देंगे 80 लाख का, और 11% लॉस हुआ वो यहाँ लॉस में चला जाएगा। यहाँ अमाउंट कट होके इतना आएगा जो हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, और डिबेंचर की फेस वैल्यू आप यहाँ दिखा देंगे। अब ये एंट्री आपके पास हो जाएगी 1 अप्रैल 2015 को। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हैं 30 सितंबर और 31 मार्च को। तो पहले आप क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको आप ड्यू करके दिखाएंगे। अब टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना था? 720। तो 6 मंथ का बन जाएगा 3,60,000 एंड 3,60,000। जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो आपका बनेगा 3,60,000 एंड 360। लेकिन इसके ऊपर ये क्या कह रहे हैं? TDS कट जाता है 10%। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट जो आपको इनकम प्रोवाइड करती है, या कोई भी अगर कंपनी आपको इनकम प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पहले से टैक्स काट लेती है। उस टैक्स को बोलते हैं हम TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो आपका टैक्स जो कटेगा वो 10%। तो जो 10% अमाउंट है इसमें से कट के वो चला जाएगा गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में, और जो बाकी 90% अमाउंट बचेगा वो चला जाएगा डिबेंचर होल्डर्स के पास। लेकिन पहले आप एंट्री को ड्यू करके दिखाएंगे। 30 सितंबर को आप एंट्री ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर।
अब ध्यान से देखना है इस एंट्री को किस तरीके से करना है। अब देखो इंटरेस्ट कितना था 6 मंथ का 3,60,000, लेकिन इसका 10% तो चला गया TDS में, तो वो TDS पेबल वो आपको देने, अभी आपने दिया नहीं है तो लाइबिलिटी है, तो TDS पेबल। इसका 10% 36,000, तो 360 में से 36 माइनस करेंगे तो 3,24,000 बचेगा, वो चला जाएगा डिबेंचर होल्डर के पास। तो अब आप नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, 30 सितंबर को ही जो 324 है वो तो आप पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर को, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो चला जाएगा गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में। तो आप इस एंट्री को कंबाइन नहीं करेंगे, अलग अलग करके दिखाना है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,24,000 एंड TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 36,000। अब ध्यान से देखना, इस एंट्री को कंबाइन नहीं करना है आपको, कहीं आप इसको ऐसे कर दें डिवेंचर होल्डर TDS पेबल टू बैंक, क्योंकि दोनों में बैंक क्रेडिट आ रहा है। एक्चुअल में ये गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में पैसा गया TDS वाला, ये डिवेंचर होल्डर के बैंक अकाउंट में गया, तो इसकी इसलिए इस एंट्री को अलग अलग करके दिखाना है। फिर 31 मार्च को आप अगेन इंटरेस्ट लगाएंगे। कितना इंटरेस्ट बन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर एंड टू TDS पेबल। अब देखो ये भी सेम आ जाएगा 3,60,000 और डिवेंचर के पास आएगा 324 और TDS पेबल कितना आ जाएगा आपके पास 36,000। सेम वही जैसे आपने ये एंट्री की थी, तो 6 मंथ के बाद वही एंट्री अगेन हो जाएगी, क्योंकि आप इंटरेस्ट 2 बार पे कर रहे हैं। एंड आफ्टर देन आप इसको कैसे दिखाएंगे, 30/9 को ये एंट्री क्या हो जाएगी, जो अमाउंट डिवेंचर होल्डर को पे करना है वो डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में चला जाएगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और TDS पेबल टू बैंक अकाउंट। तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे, डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में चला जाएगा 3,24,000 और TDS पेबल में कितना चला जाएगा 36,000। तो जो आपका डिवेंचर होल्डर को देना है वो डिवेंचर होल्डर के बैंक अकाउंट में जाएगा, और जो आपने TDS गवर्नमेंट को देना है वो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अब टोटल आप इंटरेस्ट कितना चार्ज कर चुके हो 7,20,000। तो इसमें एक हमें 2 तरीके से एंट्री, जो लास्ट एंट्री हमें 2 अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करके दिखाने पड़ेंगे। एक तो जो ये लॉस हुआ आपका 8,80,000 प्लस जितना आपने इंटरेस्ट पे किया डिवेंचर होल्डर को, टोटल इंटरेस्ट वो प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लेंगे। तो लास्ट एंट्री 31 मार्च को आप करके दिखाएंगे, ये एंट्री 31 मार्च को होगी। 31 मार्च को एंट्री करके दिखाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, जितना इंटरेस्ट आपने डेबिट किया वो सब क्रेडिट हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना इंटरेस्ट किया 360 और 360 7,20,000, और टू जो आपने लॉस डेबिट किया तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे फर्स्ट ईयर में, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना था वो लॉस 8,80,000। तो टोटल आप प्रॉफिट एंड लॉस से कितना अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे, चार्ज कर लेंगे 16 लाख। तो 16 लाख आपका इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस और इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट की एंट्री करके दिखानी है। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। मतलब जो आप डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे, या डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे और रिडीम करते हैं प्रीमियम पे। ये तीसरा केस आता था, डिबेंचर इशू करते हैं एट पार लेकिन रिडीम करते हैं प्रीमियम पे। तो कहते हैं कि जो लॉस है डिस्काउंट वाला या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला जो लॉस है उसको राइट ऑफ कहाँ से करना है। तो इसकी सीक्वेंस है, पहले आप लॉस राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, आफ्टर देन जर्नल रिजर्व से, एंड आफ्टर देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इलस्ट्रेशन 30 के थ्रू हम सीखते हैं कि इस अमाउंट को किस तरीके से राइट ऑफ करके दिखाना है। इलस्ट्रेशन 30, ऑन 1 अप्रैल 2017 फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड इशू 20,006% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। जो आपने 100 रुपीज़ का डिस्काउंट इशू किया है वो 4% 100 रुपीज़ का जो डिवेंचर इशू किया है वो 4% डिस्काउंट पे इशू किया है, और रिडीम आपने करना है प्रीमियम पे। अब इशू किया डिस्काउंट पे और रिडीम करना है प्रीमियम पे, तो टोटल लॉस हो गया आपका 9%। एंड द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन 50, एप्लीकेशन पे है 50 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब अलॉटमेंट पे भी 50 होना चाहिए, 100 का है, लेकिन
₹4 डिस्काउंट था, तो 50 माइनस 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 46 रुपीज़। फास्ट कंप्यूटर हैज़ ए बैलेंस ऑफ 50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास कितना पड़ा है 50,000, और जनरल रिजर्व में कितना पड़ा है आपके पास ₹1,00,000, और ड्यूरिंग देयर प्रॉफिट कितना हुआ 75,000। तो ये बैलेंस हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको जनरल एंट्रीज के थ्रू करके दिखाना है कि इस अमाउंट को कैसे राइट ऑफ किया जाएगा। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इश्यू डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर। तो पहले हम इश्यू की एंट्रीज करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो फर्स्ट एंट्री के अंदर जो आप अमाउंट रिसीव करेंगे वो कितना रिसीव करेंगे 50। नंबर ऑफ डिवेंचर आपके पास कितने हैं 20,000 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा 10 लाख। नेक्स्ट एंट्री करेंगे आप डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब पहले लॉस हम दिखाते थे सेकेंड एंट्री पे, लेकिन यहाँ अलॉटमेंट का अमाउंट अलग से दिया हुआ है, तो लॉस ऑन प्रीमियम वाली एंट्री चली जाएगी अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री पे। तो यहाँ आप दिखाएंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, जो नॉर्मल हम एंट्री करते थे। तो कितना अमाउंट चला जाएगा ये आपके पास 10 लाख। अब थर्ड एंट्री करते हैं डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब जब आपके पास अलॉटमेंट अलग अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ आपको अलॉटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इकट्ठा होता तो हम अलॉटमेंट दिखाते, ये गलती से लिखा गया। तो थर्ड एंट्री करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, लेकिन यहाँ हमारे पास डिस्काउंट भी था और लॉस भी था, लेकिन अब यहाँ डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे। रीज़न वो डिस्काउंट लॉस बन जाएगा आपका, तो यहाँ एंट्री लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और यहाँ दिखा देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब देखो टोटल अमाउंट कितना था आपके पास 50, तो डिवेंचर में तो चला जाएगा 50 इंटू 20,000, वो आ जाएगा आपके पास 10 लाख। और जो प्रीमियम था वो कितना था 4, तो 4 इंटू 20,000 वो चला जाएगा, प्रीमियम था 5, तो 5 इंटू 20,000 वो चला जाएगा आपके पास 1 लाख। और डिवेंचर में अमाउंट कितना, अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा, पहले हम लॉस में लिखते हैं, लॉस कितना हो गया 9%, तो 9 इंटू 20,000 कितना आ जाएगा 1,80,000। तो बैंक में कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके माइनस करके 9,20,000। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 9% कट करके, जो डिस्काउंट था वो कट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो लॉस था टोटल। थर्ड एंट्री करने के बाद हम लिखते हैं फोर्थ एंट्री। वो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट। जो रेट है वो आगे लगाएंगे आप डिस्काउंट वाली, इंटरेस्ट वाली। तो ये कितना अमाउंट रिसीव करेंगे 9,20,000। अब टोटल जो लॉस है वो आपको कितना हुआ 180। जो टोटल लॉस है वो 180 हुआ। आपने इसको राइट ऑफ करके दिखाना है। जो हमारा टॉपिक था वो राइट ऑफ कैसे करेंगे, पहले आप राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, आफ्टर देन जनरल रिजर्व से, आफ्टर देन प्रॉफिट से। अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व ना दिए होते तो हम सारा अमाउंट कहाँ से राइट ऑफ करते, प्रॉफिट एंड लॉस से, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी गिवन होता इससे ज़्यादा। अदरवाइज अब हम कैसे करेंगे, तो पहले आप निकालेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है 50,000। 50,000 यहाँ से चले जाएंगे, बाकी 1 लाख चले जाएंगे जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, तो बाकी कितना रहेगा 30,000। वो आप कहाँ से निकाल लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1,80,000। मतलब जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि जो ये लॉस है इसको राइट ऑफ कहाँ से करना है, तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, आफ्टर देन जनरल रिजर्व से, एंड आफ्टर देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आज की क्लास के अंदर यही 2 टॉपिक थे इस चैप्टर से रिलेटेड, इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कुछ बच्चों की बुक्स में कुछ सम्स दिए हुए हैं जिनके अंदर डिस्काउंट को राइट ऑफ करके दिखाया गया है और कुछ प्रैक्टिकल टेबल्स भी बनाई गई है। तो वो सम अब हमें नहीं करने हैं, वो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, वो ऑलरेडी कट लास्ट ईयर ही हो चुका था, तो वो आपको नहीं करने हैं। तो नई बुक के अकॉर्डिंग आपके सिर्फ 33 तक सम बनते हैं, तो आपको यही कंप्लीट करने हैं। आपको कोई भी टेबल वाला सम नहीं करना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर वाला, वो टॉपिक आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। कंपनीज अकाउंट के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है वो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये चैप्टर ऑलरेडी हमारे सिलेबस से कट हो चुका है।
लेकिन इस चैप्टर की कुछ थ्योरी के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर 4 मेथड आते हैं रिडम्पशन के, 2 मेथड ऑलरेडी पहले ही कट हो चुके थे, 2 मेथड बचे हुए थे, वो अब लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके अंदर वो टॉपिक भी कट हो चुका है। तो पूरा का पूरा ये चैप्टर कट हो चुका है, हमें इसके प्रैक्टिकल सम्स करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिबेंचर रिडीम करना, रिडीम इन द सेंस डिबेंचर का अमाउंट वापस करना। अब रिडम्पशन की एंट्रीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, उसके रिगार्डिंग कुछ केसेस थे, वो भी हमने केसेस सब लास्ट टॉपिक के अंदर कवर किए। तो रिडम्पशन जो आप करते हो तो आपके पास पैसा कहाँ से आता है, मतलब कंपनी के पास कौन से ऐसे सोर्सेज होते हैं जहाँ से कंपनी डिबेंचर का अमाउंट रिडीम करती है। तो 3 सोर्सेज हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। मतलब कंपनी या तो सारा का सारा पैसा जो वापस करना है वो प्रॉफिट में से करे, या कैपिटल में से करे, या प्रॉफिट और कैपिटल में से मिक्स करके वो अमाउंट वापस करे। लेकिन पुरानी बुक्स के अंदर जो थर्ड मेथड दिया हुआ है वो दिया हुआ है फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, तो वो अब चेंज हो चुका है। आप सारा पैसा या तो वापस करेंगे प्रॉफिट में से, या वापस करेंगे कैपिटल में से, या प्रॉफिट एंड कैपिटल में से। तो जब भी आप पैसा वापस करते हैं, तो ये हमारे थे सोर्सेज। जब आप पैसा वापस करते हैं डिबेंचर का, मतलब डिबेंचर रिडीम करते हैं, तो उसके लिए हमें एक रिजर्व तैयार करना पड़ता है, उसे बोलते हैं हम DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जब आप बनाते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। जब आप प्रॉफिट में से पैसा वापस करते हैं तो आपको 100% अमाउंट DRR में ट्रांसफ़र करना जरूरी है। लेकिन अगर आप कैपिटल में से वापस करते हैं तो आपको 10% अमाउंट DRR में ट्रांसफ़र करना जरूरी होता है। मतलब DRR बनाना जरूरी है। अगर आप प्रॉफिट में से पैसा वापस कर रहे हैं तो आपको 100% अमाउंट DRR में डालना है, लेकिन अगर आप कैपिटल में से पैसा वापस कर रहे हैं तो आपको 10% अमाउंट DRR में डालना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसी एग्जम्पशन है जिनको DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं। पहली कंपनी आती है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI, बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग कंपनी रजिस्टर्ड विद RBI, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक एंड अदर लिस्टेड कंपनी। इन सभी को DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो अनलिस्टेड कंपनी है, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है जो सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अनलिस्टेड हैं, उनको DRR बनाना ज़रूरी है। इन 5 कंपनीज़ को DRR बनाना ज़रूरी नहीं है। अब DRR के साथ आप एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड भी क्रिएट करते हैं जिसे हम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको 15% अमाउंट ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है जितने डिबेंचर आपने रिडीम करने हैं। तो ये जो DRR और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में पैसा डालते हो वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस का डालते हो। मतलब जितने डिबेंचर आपने रिडीम करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख डिबेंचर वापस करने हैं तो 10 लाख अमाउंट का 10% या 100 वो जाएगा DRR में और 15% जाएगा इन्वेस्टमेंट में। तो टोटल 4 मेथड हैं जो रिडम्पशन के हैं। पहला मेथड आता है लमसम मेथड, मतलब आप सारा का सारा अमाउंट इकट्ठा वापस कर दें। 10 लाख आपने डिबेंचर वापस करने हैं तो सारे के सारे एक टाइम के बाद, पर्टिकुलर पीरियड के बाद इकट्ठे वापस कर दें। सेकंड मेथड आता है बाय इंस्टॉलमेंट, मतलब आप किश्तों में अमाउंट वापस कर दें। जैसे आपने डिबेंचर वापस किए 2 लाख, हर साल आप 2 लाख वापस कर रहे हो, या एक साल 2 लाख, अगले साल 3 लाख, अगले साल 1 लाख, मतलब आप इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर का अमाउंट वापस कर रहे हो। और थर्ड मेथड आते हैं बाय परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट, अपने डिबेंचर खुद ही खरीद लिए ओपन मार्केट से, तो उस केस में भी डिबेंचर रिडीम हो जाते हैं। एंड फोर्थ केस आते हैं आपने डिबेंचर का अमाउंट शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में, तो उस केस में डिबेंचर रिडीम हो गए और जो डिबेंचर होल्डर थे उनको हमने शेयर्स दे दिए। ये 4 केसेस हैं डिबेंचर को रिडीम करने के। पहला मेथड लमसम, सेकंड इंस्टॉलमेंट मेथड, थर्ड परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट एंड फोर्थ केस कन्वर्जन इनटू शेयर्स। तो इसके बाद जो प्रैक्टिकल सम्स है वो हमें नहीं करने हैं, सिर्फ थ्योरी के बारे में हमें पता होना चाहिए था। तो ये चैप्टर आपको इतना ही करना है सिर्फ। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।